कभी सोचा है कि जब हाथ किसी गर्म चीज को छूता है तो दिमाग के सोचने से भी पहले वो झटके से पीछे कैसे हट जाता है? या फिर स्कूल का पहला दिन या कोई पुरानी धुन आज भी इतनी अच्छी तरह से कैसे याद है जैसे कल की ही बात हो? इन सभी सवालों का जवाब हमारे शरीर के अंदर छिपे एक अविश्वसनीय मतलब बेहद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में है, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये है हमारे शरीर का कम्युनिकेशन और कंट्रोल नेटवर्क, हमारा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। हर एहसास, हर सोच, हर हरकत सब यहीं से शुरू होता है। आज की हमारी चर्चा का आधार इस सिस्टम पर मिली कुछ दिलचस्प जानकारी है, और हमारा मकसद इस उलझे हुए सिस्टम को आसान और मज़ेदार बनाना है। बिल्कुल। और इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, बल्कि ये जानना है कि ये काम कैसे करता है, इसके मुख्य हिस्से क्या हैं, ये हमें सोचने, महसूस करने और हरकत करने में कैसे मदद करता है, और सबसे ज़रूरी, ये हमें खतरों से कैसे बचाता है। हम इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर इकाई यानी न्यूरॉन से शुरू करेंगे और फिर दिमाग, रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में फैले इसके शानदार नेटवर्क को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सुनने में लगता है कि ये कोई एक चीज़ है, लेकिन जैसा कि सोर्स में बताया गया है, इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। इसे शरीर का कह सकते हैं हेड ऑफिस या कमांड सेंटर समझिए, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी शामिल हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। ये उन केबल्स की तरह हैं जो हेड ऑफिस से निकलकर शरीर के हर कोने, हर अंग, हर मांसपेशी तक जानकारी पहुंचाते हैं। और यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दो अलग-अलग सिस्टम नहीं है, बल्कि एक ही टीम है जो मिलकर काम करती है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फैसले लेता है, चलो उठकर पानी पीते हैं। अच्छा। और पीएनएस उन फैसलों को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और वहां से फीडबैक वापस लाता है, जैसे पानी का ग्लास ठंडा है या फर्श पर कुछ पड़ा है, संभल कर चलो। ये एक टू वे कम्युनिकेशन है जो हर पल बिना रुके चलता रहता है। कमाल है। मतलब अरबों खरबों सिग्नल्स हर सेकंड दौड़ रहे हैं, और इस पूरे सिस्टम का असली हीरो है न्यूरॉन। इसे शरीर का इलेक्ट्रिकल मैसेंजर कहा गया है। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई कि हर न्यूरॉन एक रिले रेस के धावक की तरह है। अच्छा। हाँ, इसके डेंड्राइट्स वो हाथ हैं जो पीछे वाले धावक से बैटन यानी सिग्नल पकड़ते हैं। एक्सॉन वो लंबा रास्ता है जिस पर वो सिग्नल को लेकर दौड़ता है, और एक्सॉन टर्मिनल वो हाथ हैं जिनसे वो अगले धावक को बैटन पास कर देता है। ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इन धावकों की अपनी एक खास भाषा भी होती है। जब एक न्यूरॉन दूसरे को सिग्नल पास करता है तो वो उसे सीधे छूता नहीं है। उनके बीच एक बहुत छोटा सा गैप होता है जिसे सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स? हाँ, सिनैप्स। इस गैप को पार करने के लिए पहला न्यूरॉन कुछ खास केमिकल मैसेंजर छोड़ता है जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा। आपने डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे नाम सुने होंगे, ये वही केमिकल है। अच्छा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ही वो बैटन हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाते हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमारी हर सोच, हर भावना, यहाँ तक कि प्यार या गुस्से का एहसास भी असल में बस इन लाखों न्यूरॉन्स के बीच दौड़ते केमिकल और बिजली के सिग्नल हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना कि क्या हमारी चेतना, हमारी पहचान सिर्फ एक बेहद कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का नतीजा है? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये तो फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। चलिए अब इस सर्किट के सबसे बड़े हिस्से यानी किंगडम के राजा की बात करते हैं, दिमाग के। सोर्स में से 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम। सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे सोचने वाला दिमाग भी कहते हैं। हाँ, सेरिब्रम ही वो हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है। कल्पना करना, तर्क करना, कुछ नया बनाना, यादें संजोना, ये सब यही होता है। और ये भी एक सिंगल यूनिट नहीं है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे चाय बनानी है, तो जब मैं ये फैसला लेता हूं कि चलो चाय बनाते हैं, तो दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? अब यहीं से होता है। अब जब आप किचन की तरफ चलती हैं, कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, तो आपका पेराइटल लोब एक्टिव हो जाता है। ये आपको बताता है कि कप कितनी दूर है, उसका टेक्सचर कैसा है, पानी कितना गर्म है। ये स्पर्श,
तापमान और दर्द को प्रोसेस करता है। अच्छा, और जब चाय उबलने की आवाज आती है या मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ? वो आपका टेम्पोरल लोब है, जो सुनने और भाषा को समझने का काम करता है। और जब आप देखती हैं कि चाय का रंग सही हुआ है या नहीं, तो आपका ऑसिपिटल लोब काम कर रहा होता है, जो आंखों से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है। और ये सब इतनी आसानी से हो जाता है कि पता भी नहीं चलता? लेकिन इसमें सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम का क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल है। जब आप आराम से चलकर कब तक गईं, बिना लड़खड़ाए, तो उसके पीछे सेरिबेलम का हाथ था। ये शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन संभालता है। अच्छा। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं, और ये पक्का करता है कि आपकी सारी हरकतें स्मूथ और कंट्रोल्ड हों। और इस सब के दौरान आप सांस ले रही थी, आपका दिल धड़क रहा था, ये सब अपने आप हो रहा था, है ना? हाँ, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वो काम ब्रेन स्टेम का है। ये शरीर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये उन सभी जरूरी कामों को चुपचाप संभालता है जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो देखिए, एक कप चाय बनाने जैसे छोटे से काम में भी दिमाग के सारे हिस्से एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। सीईओ मतलब सेरिब्रम फैसला लेता है, मैनेजर मतलब सेरिबेलम काम को ठीक से करवाता है, और बैकग्राउंड में एडमिन टीम यानी ब्रेन स्टेम ये पक्का करती है कि कंपनी चलती रहे। ये तो कमाल का टीम वर्क है। तो दिमाग तो हो गया सीईओ जो सारे बड़े फैसले ले रहा है, लेकिन इन फैसलों को फैक्ट्री फ्लोर तक यानी हमारे हाथ पैरों तक कौन पहुंचाता है? यहीं पर शायद रीढ़ की हड्डी का रोल आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और बाकी शरीर के बीच का सूचना सुपर हाईवे है। दिमाग से चलने, उठने, बैठने के सारे मोटर सिग्नल इसी हाईवे से होकर मांसपेशियों तक जाते हैं। अच्छा। और शरीर से दर्द, गर्मी, ठंडक के सारे सेंसरी सिग्नल्स इसी रास्ते से वापस दिमाग तक पहुंचते हैं। इसके बिना दिमाग और शरीर का कनेक्शन ही टूट जाएगा। और इस सुपर हाईवे से जो छोटी-छोटी सड़कें निकलकर हर शहर, हर गली, हर घर तक जाती हैं, हाँ, वो हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एकदम सही। पीएनएस में वो सारी नसें आती हैं जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी से बाहर फैली हुई हैं। Nice. इसके भी दो डिवीजन हैं। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी मर्जी से होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे अभी मैं हाथ हिलाकर बात कर रही हूँ या आप सिर हिला रहे हैं, ये सब सोमैटिक सिस्टम का काम है। और दूसरा यकीनन वो होगा जो हमारी मर्जी के बिना काम करता है। हाँ, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये उन कामों को संभालता है जो ऑटोमेटिक है। दिल की धड़कन, सांस लेना, खाना पचाना, इन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता। और ये अच्छी बात है। सोचिए, अगर हमें याद रखकर अपना दिल धड़काना पड़ता। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस ऑटोनॉमिक सिस्टम के भी दो हिस्से हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, फाइट और फ्लाइट और रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आपके शरीर में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेटर है। जब भी कोई खतरा होता है या आप तनाव में होते हैं, मान लीजिए सड़क पर अचानक आपके सामने एक गाड़ी आ गई, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं ताकि आप ज्यादा देख सकें, और शरीर में एड्रेनलिन दौड़ने लगता है। ये आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। तो इसका मतलब है कि तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। क्या ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है? बिल्कुल, ये एक बहुत ज़रूरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये हमें खतरों से बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक्सेलरेटर हर समय दबा रहे, यानी हम लगातार तनाव में रहें। यहीं पर ब्रेक का काम आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब खतरा टल जाता है तो ये सिस्टम शरीर को शांत करता है, दिल की धड़कन को धीमा करता है, सांसों को नॉर्मल करता है और पाचन क्रिया को दोबारा शुरू करता है। ये आराम करो और पचाओ मोड है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के दुश्मन हैं। असल में ये एक टीम की तरह है। स्मूथ राइड के लिए दोनों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। एक स्वस्थ जीवन के लिए इन दोनों के बीच का संतुलन ही सब कुछ है। चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, वो गर्म चीज को छूते ही हाथ का झटके से हट जाना। अब तक की बातचीत से लगता है कि सिग्नल त्वचा से दिमाग तक गया होगा और दिमाग ने हाथ हटाने का ऑर्डर दिया होगा, लेकिन ये सब इतनी तेजी से कैसे होता है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इसकी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस प्रक्रिया में दिमाग के फैसले का इंतजार किया ही नहीं जाता। सच में? हाँ, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे ही आपकी उंगली गर्म चीज को छूती है, दर्द का सिग्नल बिजली की रफ्तार से नसों के जरिए सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक जाता है। दिमाग तक नहीं?
सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक? हाँ, सिर्फ रीढ़ की हड्डी तक। और रीढ़ की हड्डी खुद ही एक फैसला लेती है और तुरंत हाथ की मांसपेशियों को सिकुड़ने और हाथ हटाने का ऑर्डर भेज देती है। ये सब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। दिमाग को तो इसके बारे में कुछ पल बाद पता चलता है, जब आप दर्द महसूस करते हैं। ये शरीर का अपना ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है, जो आपको गंभीर चोट से बचाने के लिए बनाया गया है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब रीढ़ की हड्डी के पास भी अपना एक छोटा दिमाग है जो इमरजेंसी में फैसले ले सकता है। एक और बात जो मुझे हैरान करती है वो ये है कि हमारा दिमाग जो पूरी दुनिया को समझता है, वो असल में कभी बाहरी दुनिया को सीधे महसूस ही नहीं करता। सही कहा, दिमाग एक अंधेरे शांत खोपड़ी के अंदर बंद है। वो दुनिया को हमारी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के जरिए समझता है। ये सभी अंग बाहरी दुनिया से जानकारी लेकर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं और दिमाग तक भेजते हैं। दिमाग फिर इन सिग्नलों का अनुवाद करके हमारे लिए एक अनुभव बनाता है, जिसे हम असलियत कहते हैं। और इसी प्रक्रिया का सीधा संबंध सीखने और याददाश्त से है ना? बिल्कुल। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो कोई नई भाषा हो, गाड़ी चलाना हो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो हमारे दिमाग में असल में नए न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे जंगल में पगडंडी बनाना। पहली बार आप जाएंगे तो रास्ता मुश्किल लगेगा, झाड़ियां हटानी पड़ेंगी। लेकिन रोज उसी रास्ते से गुजरेंगे तो घास दब जाएगी और एक साफ रास्ता बन जाएगा। यादें दिमाग में बनी ऐसी ही मजबूत पगडंडियां हैं। मैं बहुत मुश्किल लग रहा था तो मेरे दिमाग में वो पगडंडी बन रही थी और अब मेरी उंगलियां अपने आप सही जगह पर चली जाती हैं क्योंकि वो रास्ता पक्का हो चुका है। आपने बिल्कुल सही समझा। आपकी मसल मेमोरी असल में आपके दिमाग में बने मजबूत न्यूरल पाथवे ही है। इसीलिए तो बचपन में सीखी साइकिल चलाना हम कभी नहीं भूलते। ये सिस्टम इतना जटिल और महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि जब इसमें कोई गड़बड़ी होती होगी तो असर भी गंभीर होता होगा। सोर्स में कुछ विकारों का जिक्र है जैसे स्ट्रोक, अल्जाइमर और पार्किंसंस। यह हमें याद दिलाता है कि ये सिस्टम कितना कीमती और नाजुक है। हाँ, और इसीलिए इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं करने हैं। कुछ साधारण आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे अच्छी नींद लेना सबसे जरूरी है। इसे आप अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव के लिए रोज रात होने वाला डीफ्रैग समझ सकती हैं। नींद के दौरान दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और बेकार कनेक्शन को हटाता है। खाने पीने का भी असर पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थ जैसे अखरोट, अलसी के बीज और मछली दिमाग की कोशिकाओं के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। और पानी पीना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग लगभग 75% पानी है और इलेक्ट्रिकल सिग्नलों को सुचारू रूप से चलने के लिए पानी चाहिए। और दिमाग की कसरत? दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। कोई नई स्किल सीखना, पहेलियां सुलझाना, कोई नया वाद्य यंत्र बजाना, ये सब दिमाग में नए कनेक्शन बनाकर उसे जवान रखता है। इसके अलावा नियमित शारीरिक व्यायाम दिमाग में खून का प्रवाह बढ़ाता है, जो उसे ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। और आखिर में ध्यान या मेडिटेशन, ये तनाव को कम करके हमारे एक्सेलरेटर और ब्रेक वाले सिस्टम को बैलेंस में लाने में मदद करता है। तो आज हमने तंत्रिका तंत्र के इस अद्भुत सफर को तय किया। ये पृथ्वी पर सबसे उन्नत जैविक नेटवर्क है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें सोचने, चलने, याद रखने, महसूस करने, सपने देखने और बस होने की इजाजत देता है। ये हर पल बिना रुके चुपचाप हमारे जीवन को चला रहा है। हमारे हर अनुभव के पीछे यही काम कर रहा है। बिल्कुल। और हमने बात की कि कैसे सीखना और अनुभव हमारे दिमाग की वायरिंग को सचमुच फिजिकली बदल देता है।